सीतापुर जिला कारागार से रिहा होने के बाद सपा के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान अपने ठिकाने यानी घर पहुंच गए। रामपुर में आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने बयान दिया। आजम खान शायराना अंदाज में नजर आए और कहा कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। आजम खान ने मीडिया से सवाल किया कि मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराने वाले कौन लोग हैं। फिर खुद जवाब देते हुए बोले कि सबसे पहले दर्ज होने वाले मुकदमों के पीछे वो 8 लोग हैं जिनकी जमीनें जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसे देकर खरीदी थी और उनको चेक से भुगतान किए थे। इसके बाद भी इल्जाम लगाया कि जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा अखिलेश यादव के खिलाफ समर्थकों की नाराजगी, जेल में कैदी का जीवन, कोविड से प्रभावित होने समेत तमाम मुद्दों से लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने तक पर बात की, अपना दर्द साझा किया, जिज्ञासाएं भी सामने रखी, खुदा और चाहने वालों को शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले सीतापुर से रवाना होकर रामपुर पहुंचने तक रास्ते में कई जगह उनका स्वागत हुआ। दोपहर 2 बजे के बाद रामपुर पहुंचने पर समर्थक अपने नेता को देखने के लिए जगह जगह खड़े थे, जिनका आजम खान ने हाथ उठाकर अभिवादन किया। घर के पास पहुंचने पर आजम खान ने अपनी गाड़ी पर खड़े होकर समर्थकों को संबोधित किया। फिर लंबे अरसे बाद जेल से छूटने पर पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। आजम खान ने अपने ऊपर की कार्रवाइयों और मुकदमों से लेकर अन्य तमाम मुद्दों पर बात की। सुनिए आजम खान ने क्या कुछ कहा। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हैं और उन्होंने ये कहा कि आजम खान ने जबरन हमसे ज़मीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे और जो ज़मीनें 2000 रुपये बीघा की भी नहीं थी। जज साहब से ये कहा था कि आपके पास आसमान वाले की डेलीगेटेड पावर्स है और उन पावर्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जाहिर है ये आपको ही करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी, उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है, जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें सुप्रीम कोर्ट से मुखालिफ बड़ा हो और तकलीफ भी बड़ी होगी, उस मिशन से फ़ायदे भी बड़े होंगे, नुकसान भी बड़े होंगे। हमारा मिशन राजनीतिक नहीं था। हमने अपने 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में पार्टी के नेताओं के, अपने सियासी आकाओं के जूते इसलिए सीधे नहीं किए थे कि हमें अपने लिए सोने या चांदी के बंधन चाहिए थे। हम कहाँ रहते हैं ये आप हमारा शहर कैसा था ये भी आपने देखा। यहाँ की इमारतें अगर आप देखें यहाँ का गए थे और उस वक्त किले के दरवाजे से 4-5 चीज़ें दाखिल हुई, फायरिंग कर दी गई और उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट में आगे थे और मेरे सीने पर इस तरह 7-8 तमंचे लगा दिए गए जिनमें जर्मन पिस्टल थे। मैं हल्के जाड़े थे, प्रिंस सूट पहने हुआ था। सबने गोलियां चलाई, मेरे पैरों पर गिरे रिवॉल्वर,
पुलिस फायरिंग हुई, कई 100 राउंड गोली चली, मेरी मौत नहीं आई थी, मैं नहीं मरा। और उसी मैदान में, जिस मैदान में ये हादसा हुआ था, पहली बार सरकार बनी, मैंने वही हेलीकॉप्टर उतारा और लोगों से पहली बार ये कहा कि तुमने सुना होगा अल्लाह होगा, तुमने सुना होगा भगवान होता है। ये बैठे भैया, ये ब्लॉग मुझसे क्यों उठ इलेक्शन कैंपेन में था पिछली बार। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अगर हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के बराबर भी कोई नेस आ जाए तो क्रैश हो जाएगा। 2 परों का हेलीकॉप्टर है और तकरीबन कितना बड़ा टुकड़ा ज़्यादा है हेलीकॉप्टर के पर का हुआ। धमाका हुआ बहुत जोरदार, हेलीकॉप्टर नाचता रहा, कभी हाई टेंशन वायर पर उतरता था, कभी जा रही थी ट्रेन उसमें उतरता था। पायलट्स पसीने पसीने हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि उस वक्त हम रसूल मिनल्लाह व कसम खड़ी सिर्फ एक ही दुआ याद रही थी, वो हेलीकॉप्टर से गिरा और वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से आलू निकाले गए थे और खेत बहुत नरम था। जब मैं उस वक्त नहीं मरा, जब मैं किले के मैदान में इतने मेरे सीने पर तमंचे चलाए गए तब नहीं मरा। मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ कि पूरे अस्पताल में मैं अकेला जिंदा बचा था। मेरे सामने से सारी लाशें, मेरे सामने वार्ड खाली होता है और फिर भी लगता मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त साबित कर दिया था भैया। और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी आ रही है तो देख लो, ये देखो मोबाइल और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता और एक बार जेल में हो क्या कर रहे हो? तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर। भाई सर बताओ मेरा कोई अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की राय तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से भाई का माइक पकड़ लो ना, हम आप सब एक ताकत को मानने वाले हैं, सुप्रीम पावर को। यही सब होना था। समाज पार्टी या कांग्रेस, इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, मैं बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया और वो दिल निकाल करके महबूबा की तरफ बढ़ गया, ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज़ आई थी। बाबरी मस्जिद मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के केसेस बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब SDM का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूँ कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस सब तक कई दहाइयाँ गुजर गई। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इन मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हुई है। लिहाजा मैं क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और
इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतसलसल हुआ। ये सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं। ये मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था जब मैंने किसी के बारे में ये कहा था कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है, उसका मुस्तकबिल क्या है, ये मैं नहीं जानता। लिहाजा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा, यानी कमज़ोरों का बच्चा, कलेक्टर और एसपी न बन सके, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, नर्स बन जाए, क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए, लेकिन आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा है कि सारे राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी जमातों के समीकरण ख़राब करते हैं। लिहाजा मैं इनके पसंदा बोर्ड ने भी इस इशू को लिया है जिसके बारे में मोहतरमा जिक्र कर रही थी, और आप और बहुत से मामला का पसंदा बोर्ड है, हमारे दीगर उलमा हैं, हमारे कई सेंटर्स हैं, जैसे बरेली का मरकज़ है, मुबारकपुर में है, देवबंद में है, नदवा है। इन सारे लोगों से मैं कोशिश करूँगा इस बारे में कि हम इस पर भी सोचें कि कहीं ये वोट तो हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। शिकायत नहीं है। हमने तो विधानसभा में कहा था एक बार कि सिर्फ मुसलमानों पर कानून शरीयत लागू कर दिया जाए, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों तो और लोग भी सोचें। आज रेप के मामले में जो सज़ाएं दी जा रही हैं वही सज़ाएं इस्लाम भी तजवीज़ करता है। कातिल के बारे में जो सज़ाएं हैं वही इस्लाम भी कहता है। और उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखिएगा। तो और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, मैं उनका यकीनन एहसानमंद हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो सही हो सकते हैं, लेकिन 80 मुकदमे किसी पर सही नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो लड़ूंगा और सेहत भी मेरी अभी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत भाग दौड़ कर सकूँ, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ जेल में हुआ है वो आपको हमारी शक्ल से नजर आ रहा है। ऑर्डिनरी कैदी था, कच्ची दाल के पानी से रोटी मिलती थी, दाल नहीं होती थी, सिर्फ पानी। वही सज़ाएं इस्लाम भी तजवीज़ करता है। कातिल के बारे में जो सज़ाएं हैं वही इस्लाम भी कहता है।
और उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की। और वो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, SIT बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखेगा। आज की सरकार को या सरकार की जो पार्टी है उसको हमसे इतनी घृणा की वजह आज तक ये नहीं समझ सके। अब असेंबली में सामना होगा, सब भाई पूछेंगे इस घटना की वजह, योगी से सवाल करेंगे, कम से कम जानने की कोशिश करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।